गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सैनियों, मेरे रसगुल्लो। और कल हमने यही क्लास ख़त्म की थी। एक बार थोड़ा सा हल्का पीछे रिवीजन कर लेते हैं। और एक आप लोग कमेंट में सुझाव दीजिए, जो आप लोगों का 7 तारीख को टेस्ट है तो हम चाह रहे हैं एक मैराथन क्लास आ जाएगा आपके लिए 2 घंटे की। चलिए देखते हैं। पूछेगा ग्लोबिन, जो रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लिखेंगे ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होता है। कौन होता है? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होता है। आगे पूछा जाएगा दूध में कौन सा, तो कैसीन। नाखून, सींग और खुर में कौन सा होता है? क्रिएटिन। गुड़सूत्र में क्या होता है? हिस्टोन। अनाज में क्या होता है? ग्लूटिन। दाल में क्या होता है? प्रोलैक्टिन। हड्डी में ऑस्टिन। ये सारी चीज़ें हमने कल आपको करा दी थी। ठीक है, अब आगे आते हैं आज 5 तारीख की क्लास। इसमें क्या है, उम्मीद है सभी लोग देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। अब हमें पढ़ना है वसा। प्रोटीन हमारा पूरा हो गया। अभी एक अलग पोषक तत्व है वसा, लिपिड। जो वसा होता है ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। आप सभी लोग अपनी गद्दी देखिए, जो गद्दी होती है, हम कभी देखो अभी जब आप कहीं हाथ गद्दी पे मारेंगे या आपको कोई टीचर पीटता होगा, गद्दी में छड़ी लगाता है, तो गद्दी में चोट नहीं आती है, क्योंकि गद्दी में पूरे शरीर से ज़्यादा वसा होता है। फेस पे भी वसा होता है, तो गद्दी में वसा जाना हो। इसे रिजर्व फूड कहते हैं। रिजर्व फूड मतलब होता है संरक्षित भोजन होता है। ज़रूरत पड़ने पे इसका उपयोग शरीर कर लेता है। 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल मिलकर वसा बनता है। 3 वसीय अम्ल जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं, और 1 ग्लिसरॉल मिलके ही वसा बनता है। चलिए वसा में क्या क्या होता है, तो देखो वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। वसा काय से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। एक वयस्क को 30 से 40 ग्राम, एक वयस्क व्यक्ति का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, तो उसको 30 से 40 ग्राम पर डे के आधार पर वसा की ज़रूरत होती है। मतलब 30-40 ग्राम उसको रोज़ वसा चाहिए। वसा मतलब होता है घी। वसा तुम्हारा क्या होता है? घृत, शुद्ध वसा, देशी। ठीक है, वसा भी 2 प्रकार के पढ़ाएंगे। एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त वसा होता है। आगे सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आधार पर वसा की जरूरत होती है। वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ये हम पहले ही बताए थे। वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन हम जो खाते हैं वो हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, तो वसा क्या है? प्राथमिक स्रोत है। वसा ऊर्जा बैंक है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वसा है वो ऊर्जा बैंक है। वसा क्या है? ऊर्जा बैंक है, और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो वसा होता है हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्रतिदिन व्यक्ति को 30 से 40 ग्राम या मैक्सिमम 50 ग्राम वसा चाहिए ही चाहिए। इतना मिनिमम है, रिक्वायर्ड है, इतने से कम होना ही नहीं चाहिए। वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। वसा में ADE के विटामिन प्राप्त होता है। वसा में क्या होता है? ADE के विटामिन प्राप्त होता है। यह विटामिन इसमें घुल भी जाते हैं। वसा में कौन सा विटामिन होता है? ADE के विटामिन होता है, और एक वसा में घुलनशील विटामिन भी हैं। एक क्वेश्चन आपसे ही कल की क्लास का था, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में काम करता है, और कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में काम करता है? ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देती? दोनों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपने नाम के साथ। त्वचा की चमक के लिए भी आवश्यक होता है। ऑयली होती है। अधिकतर मैक्सिमम फीमेल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनकी महिलाओं का जो फेस होता है ऑयली होता है। हल्के हल्के नाक के पास है बूंद टाइप का निकलता है ऑयली, तो वो एंटी ऑयल क्रीम यूज कर लेती हैं ताकि उनका वसा नहीं दिखे। और कई लोग वसा उनके चेहरे पे ग्लो आए, इसके लिए ग्लो, जितनी भी ग्लो लाने वाली क्रीमें होती हैं ना, सब में फैट होता है, वसा होता है। समझ रहे हो ना? क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, तो अब आगे कुछ नहीं। ज़्यादा वसा के सेवन से मोटापा होता है। ज़्यादा वसा का सेवन करोगे तो मोटापा होता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट तथा शेष वसा से प्राप्त। जितना हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, वो डेली के भोजन में, प्रतिदिन के भोजन में हम अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो 60 से 65% होती है, और जो शेष बचती है वो हम काय से लेते हैं? वसा से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन कोश का निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। ठीक है,
वसा भी इसी के लिए कार्य करता है, ये बीच में आ गया। वसा जल में अघुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होता है। जो वसा होता है वो जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है, और कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे देखो, 1 ग्राम वसा में 9.62 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो पूछेगा 1 ग्राम वसा में कितनी होती है, 9.62 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो वसा होता है ये टूटता बड़ी देर में है। टूटने का मतलब ये ग्लूकोज, अंतिम उत्पाद तो भैया ग्लूकोज ही बनेगा, ग्लूकोज से ही ऊर्जा आएगी। तो इसका जो पाचन होता है वसा का, वो बहुत देर में होता है पाचन, और जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, आगे हम देखते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.62 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं भैया हम। अब हम पढ़ते हैं वसा ही पढ़ रहे थे। वसा में देखो भाई, वसा 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अपना संतृप्त वसा, सैचुरेटेड वसा। कौन सा होता है, सैचुरेटेड वसा, संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है, अब संतृप्त वसा की क्या विशेषताएं होती हैं, देखो भाई ये थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया इसमें। ठीक है, वो कुछ नहीं भाई, PDF बना, आप लोग कल कह रहे थे बड़ा अक्षर बड़ा अक्षर। तो सी संतृप्त वसा होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, SINGLE, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में होते हैं। जो संतृप्त वसा होते हैं ये सामान्य ताप पर कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, जो ब्यूटायरिक अम्ल होता है ये मक्खन में पाया जाता है और खुशबू पैदा करता है, ये भी वसा है। कैप्रिलिक अम्ल होता है, नारियल के तेल में होता है, ये भी वसा है। पॉलीमेटिक अम्ल होता है, ताड़ के तेल में होता है, ये भी वसा है। स्टेराइक अम्ल होता है, जंतु वसा या चर्बी में होता है, ये भी कौन सा है, संतृप्त वसा है। नोट, संतृप्त वसीय अम्लों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में जो सैचुरेटेड वसा होता है इससे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाएं। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, और समझ रहे हो, और संतृप्त वसा से क्या बनाया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम पाउडर जैसी जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती, ताकि समझ रहे हो, लड़कियाँ और महिलाएं उनको लगा के खुश हो सकें कि हाँ हम सुंदर हैं। बकाया तुमको कई बार समझाया ना लड़कों कि ये जहाँ देखें हनुमान चालीसा पढ़ो, रास्ता चेंज कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, लड़के तुमको भी समझाया, अगर कोई लड़का तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े तो तुम चेहरा धो के इनके पीछे पड़ जाना, भाग जाएगा देखते ही। ये ठंड में जम जाती हैं, गर्मी में पिघल जाती हैं। जैसे घी है, नारियल तेल है, ताड़ का तेल है, मक्खन, ये सारी चीज़ संतृप्त वसा होते हैं। तुमने देखा होगा नारियल का तेल, घी को देखा होगा, जो गर्मी होती है पिघला रहता है, सर्दियों में जम जाता है। नारियल का तेल भी देखा होगा, ये 2 चीज़ें तो देखी। मक्खन भी, जिनके घर पे दही जमा के घी निकाला जाता है तो मक्खन देखना, जो गर्मियों में मक्खन होता है वो पिघला हुआ होता है, और जो सर्दियों में मक्खन होता है वो ठोस हो जाता है। ठीक है, आगे देखते। अधिक हानिकारक क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमता है, बैड फैट होता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। कहने का मतलब ये जो चीज़ें खाओगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इनको खाओगे, वो खाने के हिसाब से इनकी मेहनत करोगे तो ये हानिकारक ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अधिक हानिकारक होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। अब आते हैं अनसैचुरेटेड वसा, असंतृप्त वसा। जो संतृप्त नहीं हैं उनको कहते हैं असंतृप्त वसा, इनकी भैया संतृप्तता नहीं। आगे देखते हैं असंतृप्त वसा में 20 से 21 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओलिक अम्ल जैसे जैतून का तेल, पॉलीटोलिक अम्ल कई प्रकार की वनस्पति वसाओं में भी पाया जाता है। इनमें जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। छोटे में लिखा तो मुझसे कुछ नहीं करना, लिख लो। सी और सी के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, और सी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। मतलब द्विआबंध और त्रिआबंध, मतलब 2 बंध और 3 बंध के 2-2 कार्बन पाए जाते हैं। याद रखना, ठंड में नहीं जमते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे भैया, ये ठंड में जमेंगे नहीं, इनको ठंड में जमने की आदत नहीं है, जैसे हैं वैसे रहेंगे, कभी नहीं बदलते हैं। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल और मछली का तेल। मछली का भी तेल बनता है, याद रखना। सूरजमुखी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। सरसों का तेल अगर आपको खाना है जो कोई चीज़ भी, तो रिफाइंड की जगह इनको यूज करो, या तो घी में बनवाओ चीज़ें, या सरसों के तेल में बनवाओ, या मूँगफली के तेल में बनवाओ, तो फ़ायदेमंद होती हैं। कम हानिकारक गुड फूड होता है। HD हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो लो डेंसिटी उसमें प्रोटीन था, इसमें हाई डेंसिटी प्रोटीन है। ठीक है,
मछली का तेल ओमेगा 3 फेरिक अम्ल प्रदान करता है जो ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर मछली का तेल भाई हम नहीं खाते हैं, कुछ शाकाहारी होंगे, तो एक फॉरेस्टिक आइसक्रीम आती है अमूल की, उसको खाया करो, उसमें भी ओमेगा 3 मिल जाता है। तो मछली का तेल ओमेगा 3 फेरी अम्ल होता है जो ब्रेन के लिए स्वास्थ्यदायक होता है। वसा शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता। जो वसा होता है, वसा शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। आगे देखते हैं। चोट सहने के लिए भूखे रहने पर आरक्षित भोजन का कार्य करता है। जो चोट सहने के लिए होता है, चोट सहने के लिए भूखे रहने पर आरक्षित भोजन का कार्य करता है। आगे देखते हैं। तो इतनी चीज़ें आ गई हो समझ में, एक बार फिर देखते हैं। तो असंतृप्त वसा होते हैं, वो असंतृप्त वसा आपको हमने बता दी 20 से 21 डिग्री सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में ही रहते हैं। आगे ओलिक अम्ल होता है, जैसे इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये ठंड में नहीं जमते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा ठंड में जम जाते हैं। संतृप्त वसा जो होते हैं वो ठंड में क्या होते हैं, जम जाते हैं। आज चलिए अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, हाँ यहाँ था। वसा जो है शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता और हमारे तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चोट सहने के लिए हम भूखे रहने हैं तो ये आरक्षित भोजन का कार्य भी करता है। आगे चलते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण, जो हार्मोन्स होते हैं आपके, हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल की भूमिका होती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में भी उसकी क्या होती है, भूमिका होती है। कोलेस्ट्रॉल हमें केवल जंतु स्रोतों से मिलता है, याद रखना। जंतु स्रोत तुम्हारा मक्खन है, तुम्हारा घी जंतु स्रोत है, जबकि सरसों का तेल पादप स्रोत है। तो इसलिए जितना भी जंतुओं से मिलेगा वो सब क्या होगा, तुम्हारा उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, और इनसे बनने वाली सामग्रियों में भी क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। अब वसा के कार्य क्या होते हैं भैया, हर व्यक्ति के काम होते हैं। जैसे तुम्हारा काम है दिन भर घूमना, शेर हो, क्योंकि शेर हो तो शेरों की तरह जीना सीखो। शेर का एक ही नियम रहता है कि वो कभी भी घास फूस नहीं खाता है, और तुम मेरे शेर हो तो तुम्हें हमेशा एक ही नियम पे चलना है कि हमें अपना 100% दे के पढ़ाई करनी है। आप अगर अपना 100% दोगे तो मुझे भरोसा है कि आप निरंतरता के साथ 100% दोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, ऊर्जा प्रदान करता है 30 से 35%। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, क्योंकि यह वसा ऊष्मा का कुचालक होता है। कोमल अंगों की भी सुरक्षा करता है। भाई कोमल अंगों में जैसे हथेली हो गया, चेहरा हो गया, तो कोमल अंगों में भी ये सुरक्षा करता है। जहाँ वसा ज़्यादा होता है वहाँ पसीना नहीं आता, कभी भी हथेली में पसीना नहीं आता है, याद रखना। शरीर को सुंदर बनाना, क्योंकि वसा हमारी त्वचा को चमकदार बनाती है। याद रखो, हमने एक दिन क्लास में भी बताया था, जो फैट की मात्रा होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा सुंदर होती हैं। और फिर कुछ सुंदरता तो अभी बताया ना, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बनती हैं संतृप्त वसा से, कुछ सुंदर होती हैं और कुछ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें लगा के भी हो जाती हैं। तो शरीर को सुंदर बनाए रखना, क्योंकि वसा हमारी त्वचा को चमकदार बनाती है। ग्लो, चमक मतलब होता है ग्लो करना। ठीक है, क्रीम लगा के आते होगे तुम लोग। वसा की कमी होने पर चेहरे पे कील मुहासा आ जाता है, पिंपल्स कहते हैं, जैसे तुम लोग पिंपल्स कहते हैं। तो फैट की कमी होती है, इसलिए दूध घी खाया पिया करो बढ़िया से। फैट की कमी होने पर कील मुहासे चेहरे पर निकलेंगे। वसा में ADE के घुले होते हैं। वसा विटामिन का भी स्रोत होता है। जो वसा होता है वो विटामिन का भी स्रोत होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वसा के क्या क्या कार्य हैं, ऊर्जा देना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, क्योंकि वसा ऊष्मा की कुचालक होती है। कोमल अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को सुंदर बनाना, क्योंकि वसा हमारी त्वचा को चमकदार बनाती है। वसा की कमी होने पर चेहरे पर कील मुहासे आ जाते हैं। वसा में विटामिन ADE के घुला होता है, इसलिए वसा विटामिन का भी स्रोत होता है। आगे देखते हैं भैया, चलिए आगे हम देखते हैं अगला। 1 मिनट। हाँ चलिए भैया, थोड़ा बीच में क्लास रुक गई होगी फ़ोन की घंटी सुन के। वो आप लोगों के लिए कुछ एक सरप्राइजिंग पैकेज आ रहा है, उसी के लिए फ़ोन आया था। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 600 ग्राम पर डे चाहिए होता है। वसा जो होता है वो 40 से 50 ग्राम पर डे चाहिए। प्रोटीन 60 से 70 ग्राम पर। तो ये जो तीनों हैं अधिक मात्रा में हमको चाहिए होंगे। अब इसके बाद हम जो पोषक तत्व पढ़ेंगे वो हमें नैनो मतलब बहुत कम मात्रा में। ये मतलब अब ये समझ सकते हो कि एक व्यक्ति विटामिन लगभग 250 पौवा भर 250 ग्राम पूरे उम्र में 60-70 साल में खा पाता है। तो ये अपने मेजर पोषक तत्व थे, बृहद पोषक तत्व थे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। मिनरल्स आ गए हैं, खनिज लवण। हालांकि विटामिन पढ़ाना था, लेकिन वो टॉपिक स्किप कर दिया, क्योंकि विटामिन की ये एक अलग ही पूरी क्लास होगी। विटामिन की क्लास ये मान के चलो कम से कम 2 घंटे की होगी आपकी, तो 3 दिन विटामिन चलेगा। खनिज लवण, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। जो खनिज लवण होते हैं इनसे भैया ऊर्जा नहीं मिलती। आगे चलते हैं। खनिज बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। 1-2 ग्राम खा लोगे भैया नमक होता, या 50 से 100 माइक्रोग्राम पर डे। 1 किलो नमक आ जाता है, बड़े से बड़ा परिवार होता तो 2-3 महीने चल जाता है। समझ रहे कि नहीं।
तो नमक कितना कम आता है, तो 1-2 ग्राम यही खनिज लवण होते हैं। चलें, शरीर की वृद्धि विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की बहुत आवश्यकता होती है। खनिज तत्व प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। जो खनिज तत्व होते हैं प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, हमारे शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, खनिज लवण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं खनिज लवण, तो देखते हैं। एक मैक्रो, थोड़ी मात्रा में जो थोड़ी मात्रा वाले खनिज लवण होते हैं उनको हम मैक्रो कहते हैं। ठीक है, और इनको ग्राम पर डे, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, कुछ होते हैं माइक्रो, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। आयोडीन हो गया, लोहा हो गया, फ्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत कम मात्रा में दिए जाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म। अब एक समझ सकते हो, एक माइक्रो जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶। कितना होता है, 10⁻⁶। अब चलिए इसमें जो खनिज हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं उनका देख लेते हैं। तो जो सोडियम है ना, ये रक्त दाब को नियंत्रण करता है, हमारे बीपी को। अब सोडियम मिलेगा सर कहाँ, तो हम NaCl खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें अगर कम खाया तो बीपी लो, और ज़्यादा खाया तो बीपी हाई। फिलहाल शादीशुदा के लिए हम बता दे रहे हैं उनका बीपी लो हाई कब होता है। अगर शादीशुदा व्यक्ति घर गया तो उसका बीपी लो, और ससुराल गया और साली से बात की तो बीपी हाई, बीपी नॉर्मल, बढ़िया। समझ रहे हो कि नहीं, दिक्कत होती है, बेचारा शादीशुदा व्यक्ति की बहुत बुरी दशा होती है। पोटेशियम देखिए, ये तंत्र का तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम, मांसपेशी संकुचन के लिए जरूरी, जो हमारे मांसपेशी संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं मांसपेशियाँ, उनके संकुचन के लिए बहुत जरूरी होता है पोटेशियम। ये तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है पोटेशियम। अगर इसकी कमी होगी तो हो सकता है आपके जो शरीर में है वो संचार वगैरह नहीं हो पाए सूचनाओं का सही। कैल्शियम हड्डी के लिए, हड्डियों में ही कैल्शियम पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग भी करता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए एक तत्व। तो विटामिन होता है एक रक्त का थक्का जमाने के लिए, जो हमने पूछा है। अब एक तत्व भी होता है कैल्शियम CAA+, कैल्शियम का धनात्मक होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, हड्डी के लिए भी जरूरी होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे फास्फोरस जो है, यहाँ भाग गया तुम, फास्फोरस दांतों हड्डियों में होता है। लोहा जो होता है हीमोग्लोबिन, पालक और आयरन में होता है। लोहा में जो लोहा होता है वो कहाँ में पाया, हीमोग्लोबिन में होता है, हमारे रक्त में ही घुला होता है। पालक में भी आयरन होता है। आप सोचोगे सर हम लोहा कैसे खा लेते हैं, बाबू जो लोहा होते हैं हमने कहा नहीं, माइक्रो होते हैं, इतना सूक्ष्म कण होता है हम देख भी नहीं सकते, लेकिन पालक में होता है। ठीक है, आयोडीन भी हम खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो कमी से घेंगा रोग हो जाएगा, जिससे गलगंड कहते हैं या ग्वाइटर रोग कहते हैं। घेंगा रोग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमारे जो नमक आते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा ऑलरेडी मिला के दी ही जाती है। आप जैसे लोहे को सीधा नहीं खा सकते, आप पचा नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी हम पालक के साथ खाते हैं। ऐसे ही आयोडीन होता है, ये सारे नैनो कण होते हैं, माइक्रो कण होते हैं। नैनो कह लो, माइक्रो कह लो, पिको कण, इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि हम सूक्ष्मदर्शी के बिना देख ही नहीं सकते। हमारी जो आँखें हैं इनको नग्न आँखें कहते हैं बाबू। नग्न आँखों का मतलब होता है हम साधारण आँखों से इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। फिर होता है क्लोराइड हमारे आमाशय में पाया जाता है, HCl। आगे देखते हैं मिनरल्स और उनके स्रोत देख लेते हैं। जो आयोडीन होता है ये कहाँ से मिलता है, तो समुद्री भोजन, अदरक और पालक। आयोडीन क्या होता है, समुद्री भोजन से, मतलब जो समुद्री नमक होता है उसमें मिल जाएगा। अदरक में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। इसलिए अदरक की एक आध छोटी सी घर पे रखी रहती है, जिनकी चाय कभी कभी खा लिया करो। फास्फोरस है जैसे, तो फास्फोरस दूध में होता है, केला से मिल जाता है। मोटे अनाज का मतलब होता है जैसे दाल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। हरी मिर्च खाओ, मखाना खाओ। मखाना तो हमारे, अच्छा बताइए सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, आपके लिए प्रश्न है। आयरन, ये क्वेश्चन भी TRE 3 की परीक्षा में भी पूछा गया था। लोहा कहाँ से मिलेगा, हम पालक से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, सेब, A4 एप्पल बचपन में पढ़ा होगा, गुड़ से भी मिल जाता है, चना से भी मिल जाता है। तो देखो चना सरकार आपको विद्यालय में खिलाती है, इसलिए आयरन की गुड़ भी मिल जाता होगा, घर पे खाया करो। गुड़ खाया करो जो गन्ने से बनता है, आपके यहाँ और किसी से भी बनता है हमें लगता है। सल्फर कहाँ मिलेगा भैया, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, मोटे अनाज खाओ। लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो सल्फर की कमी हो जाएगी, इसलिए लहसुन प्याज खाते रहो। चक्कर में ना पड़ना किसी के लहसुन प्याज बंद कर दो, ना का सूट दिया करो कभी कभी घर के बाहर, ठीक है। वो सावन में बंद किए रहते हो, लेकिन खा लिया करो लहसुन प्याज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। औषधि के रूप में कोई भी चीज़ लेना गलत नहीं होती है, और ये सब हम ना मानते हैं। सोडियम देखिए, सोडियम नमक में मिलेगा, टमाटर में मिल जाएगा, नारियल पानी पियो, चुकंदर पियो, फलिया खाओ, इसमें तुम्हारा सोडियम होता है, ये तुम्हारे प्राप्ति के स्रोत हो गए। अब एक और होता है फाइबर्स होते हैं।
आहारी रेशे, फाइबर लिखना था यहाँ। फाइबर्स होते हैं जो आहारी रेशे, ये भोजन में मौजूद रेशे आहारी रेशे कहलाते हैं। जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं ना आहारी रेशे कहते हैं। हमारी शरीर प्रत्यक्ष तौर पर रेशों को पचा नहीं सकती है। हमने कल भी कहा था अगर सेलुलोज हम खाएंगे, क्योंकि सेलुलोज में रेशे होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पचा सकती। हाँ, यह भोजन के आयतन को बढ़ा देती है, जिससे हमारा पेट भरा हुआ लगता है। अब आप कहोगे सर ये फाइबर्स क्या होते हैं? तो कभी आपने मौसम्बी खाई होगी, याद करो, मौसम्बी, ऑरेंज, संतरा खाया कि नहीं? संतरा की जब कली की कली निकालो तो सफ़ेद सफ़ेद निकलते, वो रेशे होते हैं, वो खाए जाते हैं, वो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, यह भोजन के आयतन को बढ़ा देती है, जिससे हमारा पेट, जब हम भोजन करते हैं तो जो रेशे होते हैं वही हमारे पेट को बढ़ा देते हैं। पेट भर गया, डकार आ रही सर, हुमच के खा लिया है, गले से दिख रहा है। सब बच्चे सुबह खाना खा के आया करेंगे विद्यालय, नहीं आते हमारे विद्यालय के बच्चे, और जो अन्य विद्यालय के बच्चे देख रहे वो भी सुबह भोजन करके आया करो। भैया सुबह अगर रोटी नहीं बना पाई माँ, शाम की रोटी रखियो, ठा के 1 रोटी 2 रोटी खा के, दूध पी के कुछ खा के आया करो। बिना खाए आओगे तो ब्रेन हेमरेज, आपको 1000 प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, बीमारियों में पढ़ा देंगे। आहारी रेशे भोजन के पाचन में मदद करते हैं। मोटे अनाज, सब्जी, सलाद, फल से आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। अब कल का टॉपिक है हमारा विटामिन। कल का टॉपिक क्या है? विटामिन। तो थैंक यू सो मच, आपने क्लास देखी। हालांकि आज क्लास छोटी रही कल की अपेक्षा, लेकिन परेशान नहीं होना, कल की क्लास 45 मिनट की होगी। और हो सकता है आपकी एक मैराथन क्लास आए, वो मैराथन क्लास जो अभी नाइट वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और रीजनिंग, मैथ सारे क्वेश्चन होंगे। बढ़िया 2 घंटे की क्लास होगी, तो हो सकता है वो क्लास आपकी कभी भी किसी वक्त आ जाए, उसका टाइमिंग नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।